नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल NCERT ग्रामर एंड जीके पर। तो छात्रों, हमने कल वर्ण विचार के बारे में पढ़ा। वर्ण की परिभाषा देखी और स्वर की परिभाषा देखी और स्वर के बारे में हमने पढ़ा कि स्वर भी तीन प्रकार के हैं, ऋस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। तो इसके बारे में हमने पढ़ा और आज हम आगे पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। देखिए, व्यंजन की परिभाषा क्या है। व्यंजन को क्या कहते हैं? हल कहते हैं। तो हमने जो माहेश्वर सूत्र पढ़ा उसमें अच प्रत्याहार में स्वर आते हैं और हल प्रत्याहार हैं, इसमें क्या आ जाते हैं? व्यंजन आते हैं। यानी हमने जो 14 माहेश्वर सूत्र पढ़े उसमें 1 से 4 तक स्वर आते हैं, यानी 1 से 4 स्वर, और बाकी के जो है वो उसमें व्यंजन आते हैं। तो व्यंजन की परिभाषा देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता है उन्हें व्यंजन या हल कहते हैं। क्या लिखा हुआ है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता है, जबकि स्वर में क्या था कि किसी की सहायता की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए वर्ण के नीचे हल चिन्ह लगाते हैं। यानी हमें अगर स्वर के बिना अगर जो उच्चारण करना है व्यंजन का, तो उसमें हम क्या लिखते हैं? हल चिन्ह लगाते हैं। संपूर्ण व्यंजन निम्न तालिका में जैसे दर्शाया गया है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क, ख, ग, ज्ञ, यानी इसमें क्या है? इसमें नीचे हल चिन्ह लगा हुआ है, यानी यह स्वर रहित हैं। क्या है? स्वर रहित हैं। हम सामान्य इस प्रकार से लिखते हैं जैसे क, और इसमें हम हलंत नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, तो इसका मतलब इसमें क्या है? इसमें अ जुड़ा हुआ है, यानी इसमें क्या है? इसमें स्वर हैं। और इसमें देखिए हलंत लगा हुआ है, इसमें स्वर नहीं है। तो कु यानी कु वर्ग हो गया। कु वर्ग यानी क वर्ग में क्या क्या आते हैं? क, ख, ग, ड़। चू में च, छ, ज, ज्ञ। टू में ट, ठ, ड, ढ, ण। टू में त, थ, द, ध, न। पू में प, फ, ब, भ, म। तो व्याकरण संप्रदाय में इन 5 वर्गों को कुचु टूतु पू नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? व्यंजन को इन 5 जो वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन्हें क्या कहा जाता है? कुचु टू पू नाम से जाना जाता है। फिर देखिए, ये आपके हो गए 5 वर्ग। इन्हें वर्गीय वर्ण भी कहते हैं। वर्गीय वर्ण भी कहते हैं। इन्हें स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। स्पर्श वर्ण भी इन्हें कहते हैं। आगे हैं य, र, ल, व, यह है अंतस्थ वर्ण। श, श, स, ह, यह है ऊष्म वर्ण। तो ध्यान से सुनना है। देखिए, हमने स्वर पढ़ा, स्वर के बाद में हम देख रहे हैं व्यंजन। तो व्यंजन में क्या क्या है? ये तो हो गए आपके 5 वर्ग, कु, चु, टू, तु, पू। फिर हैं य, र, ल, व, ह। य, र, ल, व, इसे कहते हैं अंतस्थ वर्ण। और श, 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 ह, इसे क्या कहते हैं? ऊष्म वर्ण। तो ध्यान रखना है, ऊष्म वर्ण के बारे में अगर पूछे तो ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? श, 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 ह। अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? य, र, ल, व, ये आपके अंतस्थ वर्ण हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इन व्यंजनों का भी अलग अलग विभाजन कर रखा है। तो सबसे पहले है स्पर्श वर्ण कौन कौन से हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, क से लगाकर म तक जो 25 वर्ण हैं, इन्हें क्या कहते हैं?
स्पर्श वर्ण कहते हैं। यानी जो कु चु टू तू पू जो 5 वर्ग हैं, इन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं। इनके उच्चारण के समय जिह्वा मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती हैं। यानी इन वर्ग के जो भी वर्ण का अगर हम प्रयोग करेंगे तो ये जो अपनी जीभ है यह अपने मुख के कहीं न कहीं भाग पर जरूर लगेगी। अगर अपने जीभ को अगर पकड़ ले तो हम कोई भी वर्ण बोल नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये जो अपना जीभ है, ये जीभ इन वर्णों के उच्चारण करते समय कहीं न कहीं टच होती हैं, कहीं न कहीं अपने स्थान पर स्पर्श करती हैं, इसलिए इसे स्पर्श वर्ण कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण है ड़, य, ण, न, म, यह अनुनासिक भी कहा जाता है। यानी इन्हें अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। जो 5वें वर्ग हैं, जो वर्ग का जो 5वां वर्ण है उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण। क्योंकि इनका उच्चारण मुख के साथ नासिका से भी होता है। यानी ये जो 5 वर्ण हैं इनका हम प्रयोग करते समय नासिका का भी प्रयोग करते हैं, यानी नाक से भी इसमें उच्चारण करते हैं। तो ये क्या है? नासिका वर्ण है 5। स्पर्श वर्ण के बाद में आपका है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं ये हमने देखा। य, र, ल, व, ये आपके क्या है? अंतस्थ वर्ण हैं। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर। यानी अंतस्थ वर्ण को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। आगे है ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण में है श, 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 ह, यह आपके 4 क्या है? ऊष्म वर्ण हैं। तो ध्यान से देखना है। हमने देखा व्यंजन। व्यंजन में हमने देखा ये 5 वर्ग हैं, कु चु टू तू पू, जो कि क से लगाकर म तक हैं। कितने हैं कुल? यह 25 हैं। इन्हीं 25 वर्णों को क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं। स्पर्श वर्ण में हम देखते हैं कि 25 वर्ण हैं, क से म तक हैं, और इनका जो हम प्रयोग करते हैं तो जीभ है वह कहीं न कहीं अपने मुख के कहीं स्थान पर स्पर्श करती हैं। और जो इनके जो 5वें वर्ण हैं इन्हें अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। फिर सेकंड आपको देखना है अंतस्थ वर्ण। इसमें य, र, ल, व है और इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। और ऊष्म वर्ण में श, 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 ह, यह 4 हैं जो ऊष्म वर्ण हैं। आगे देखते हैं अनुस्वार। अनुस्वार क्या है? अनुस्वार, इसका उच्चारण नासिका मात्र से होता है। यह सर्वथा स्वर के बाद ही आता है। ध्यान रखना है, अनुस्वार नासिका मात्र से होता है। यानी ये नासिका से प्रयोग होता है और नासिका से प्रयोग होता है, और ये इसका जो प्रयोग होता है ना, ये स्वर के बाद ही होता है। यानी जो स्वर हमने पढ़े उन स्वर के बाद ही इसका प्रयोग होगा। जैसे अहम, अब ये जो म है इसका प्रयोग ह के बाद में लगा, यानी ह में स्वर मिला हुआ है। सामान्यतः म व्यंजन वर्ण से पहले अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। यानी जो अनुस्वार में ये परिवर्तित हो जाता है, यानी जो अह ह के ऊपर ये जो बिंदी लगाई हमने, ये अनुस्वार है। तो अनुस्वार ये जो म है, या तो म इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा, या फिर जो व्यंजन होता है उसके ऊपर बिंदी के रूप में दर्शाया जाएगा, अनुस्वार के रूप में दर्शाया जाएगा। एक होता है विसर्ग। विसर्ग, ये इस प्रकार से जो 2 बिंदियां होती हैं, तो ध्यान रखना है विसर्ग किसे कहते हैं। इसका उच्चारण किंचित ह के सदृश किया जाता है, यानी यह ह के रूप में प्रयोग होता है। इसका भी प्रयोग स्वर के बाद ही होता है। इसका भी प्रयोग किसके बाद में होता है? स्वर के बाद। जैसे लिखा हुआ है रामः, देवः, गुरुः, यानी
पीछे ह की ध्वनि निकलती है विसर्ग में। तो आपको ध्यान रखना है अनुस्वार है वह भी स्वर के बाद लगता है और विसर्ग है यह भी स्वर के बाद प्रयोग होता है। देखिए स्वर का बाद में प्रयोग होना मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे राम लिखा हुआ है तो राम पीछे म है तो ये म हलंत अ, ठीक है ना। ये अ जुड़ा हुआ है इसमें, ये स्वर है, ये व्यंजन है। हमने क्या कहा स्वर के बाद में, यानी इसमें अ है। अगर ये ऐसा लिखा हुआ होता राम इसमें अगर हलंत होता म में तो यह इसमें क्या होता, न तो विसर्ग का प्रयोग हो सकता है न ही अनुस्वार का, क्योंकि यह स्वयं एक अनुस्वार ही है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे है संयुक्त व्यंजन। अब जो व्यंजन है इसमें एक व्यंजन होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि संयुक्त होना यानी जुड़ा हुआ होना। दो व्यंजनों के संयोग से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे अक्ष लिखा हुआ है तो क और श हो गया, त्र है तो त और र से मिलकर बना है, और ज्ञ है तो ज और ज्ञ से मिलकर बना है। एक ध्यान रखना है यहाँ पर अक्षर के नीचे हलंत लगा हुआ है, यानी इसमें स्वर नहीं मिला हुआ है। अगर इस प्रकार से ये होता और इसके नीचे हलंत नहीं होता तो इसके टुकड़े इस प्रकार से होते हैं क प्लस स प्लस अ, यानी इसमें अ मिला हुआ है, इसमें स्वर मिला हुआ है। और जबकि इसमें अक्षर में ये हलंत जुड़े हुए हैं तो इसमें स्वर नहीं है, तो ये सीधा व्यंजन का प्रयोग है। तो दो व्यंजनों का इसमें प्रयोग किया हुआ है, दो व्यंजनों से मिलकर बनता है संयुक्त व्यंजन। तो आज हमने व्यंजन के बारे में पढ़ा। व्यंजन के बारे में आपको केवल ध्यान रखना है कि व्यंजन स्वर की सहायता से प्रयोग होता है, यानी बिना स्वर के जो व्यंजन का प्रयोग नहीं होता। और इसे स्वर से रहित व्यंजनों को लिखने के लिए हमें हलंत का प्रयोग करना पड़ता है। यानी ये देखो जो क लिखा हुआ है, ये जो सभी लिखे हुए हैं इसमें क्या है स्वर नहीं है, यानी स्वर से रहित है। अगर मैं क को इस प्रकार से लिखूं तो यह इसमें स्वर मिला हुआ है, इसमें क्या है अ मिला हुआ है, यानी अ यानी स्वर। जबकि यह हलंत वाले हैं तो इसमें हमने जो लिखा है इसमें स्वर नहीं है। फिर हम बात करते हैं ये जो 5 वर्ग हैं कु चु टु तु पु, इन्हें स्पर्श वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्पर्श वर्ण। कितनी संख्या होती है 25। फिर हैं अंतस्थ वर्ण, ये भी 4 हैं। य र ल व अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं और इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। और एक होता है ऊष्म वर्ण श श श ह, यह 4 हैं। फिर एक होता है अनुस्वार। अनुस्वार ये म होता है आधा म, जो कि इसके पीछे लगता है। यह ये जो अपने स्वर होते हैं उसके पीछे ही लगते हैं। जैसे अहम लिखा हुआ है तो हम इस प्रकार से भी प्रयोग कर सकते हैं और इस प्रकार से भी कर सकते हैं बिंदी के रूप में, अनुस्वार के रूप में। एक होता है विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है, जैसे रामः देवः। फिर एक होता है संयुक्त व्यंजन, जो कि दो व्यंजनों के संयोग से बनता है। जैसे अक्षर लिखा हुआ है तो क और श, त्र लिखा हुआ है तो त और र, ज्ञ है तो ज और ज्ञ। तो इस प्रकार से ये व्यंजन होते हैं। तो छात्रों आज के लिए बस इतना ही। आगे हम इसके जो टॉपिक है उसे हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।